काहे कि हमेशा रटवाना सही नहीं है, एक बार रटवा दिए। हाँ मैसेज करना चाहिए था। कौन चीज़ का? नहीं है। चलिए बताइएगा, फटाफट बोलिएगा। बताइएगा, भोजन के पाचन की क्रिया जो है ना कितने अवस्थाओं में पूर्ण होती है? 5 अवस्थाओं में। कौन कौन? हाँ हाँ, अंतःकरण हो गया, पाचन हो गया, अवशोषण हो गया, स्वांगीकरण हो गया, मल त्याग हो गया। जो जिसका तैयारी हो रहा है, जिसको लग रहा है हमको एग्जाम निकलना है, वो याद करके आइएगा। जो एग्जाम तैयारी करने वाले हैं, बात समझे, जिसका लगता है तैयारी नहीं हुआ है, वो किताब खोल के बैठिएगा। बात समझे कि नहीं? हाँ, जिसको लगता है मेरा तैयारी, हमको एग्जाम निकलना है, हाँ, तो उसको कुछ देखना नहीं है। जिसको लगता है हमको अभी एग्ज़ाम निकालने में टाइम है, वो किताब खोल के बैठ सकते हैं। बात समझे कि नहीं? हाँ, तो हम आपको टीट भी करेंगे उसी अनुसार से। बात समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। स्टार्च को जो है ना, स्टार्च को माल्टोज में कौन बदलता है? टाइलिन। टाइलिन स्टार्च को यानी मंड को माल्टोज शर्करा में कौन बदलता है? टाइलिन। बताइएगा, और माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में कौन बदलता है? माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में कौन बदलता है? माल्टेज। बताइएगा, अमाशय में भोजन कितने देर तक आता है? 4 घंटे तक। बताइएगा, पायोरिक ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है? जठर रस। बताइएगा, जठर रस में 2 प्रकार के एंजाइम कौन कौन पाए जाते हैं? पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन। बताइएगा, पेप्सिन का क्या काम है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में, प्रोटीन को पेप्टोन्स में। बताएगा, रेनिन का क्या काम है? दूध में घुला हुआ केसिनोजन को कैल्शियम पारासेनेट में बदलना। बताइएगा, HCl का निर्माण कहाँ से होता है? हाँ, ऑक्सीटिक कोशिका से। कहाँ से होती है? ऑक्सीटिक कोशिका से। कहाँ से होती है? ऑक्सीटिक कोशिका से। बताइएगा, यकृत से निकलने और पित्त रस भोजन में कहाँ मिलता है? पक्वाशय में। कहाँ मिलता है? पक्वाशय में। बताइएगा, अग्नाशय से कितने प्रकार के एंजाइम मिलते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? हाँ, ट्रिप्सिन हो गया, इमाइलेज हो गया, लाइपेज। बताइएगा, ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन और पेप्टोन्स का बदल देता है पॉलीपेप्टाइड्स में। प्रोटीन और पेप्टोन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड्स में। बताइएगा, इमाइलेज जो है ना किसको किस में बदलता है? मंड को ग्लूकोज में। देखो, पहला बदला प्रोटीन को, पहला बदला प्रोटीन को, लाइपेज इमाइलेज बदला मंड को शक्कर में, यानी कि यहाँ कार्बोहाइड्रेट आ गया। कार्बोहाइड्रेट आ गया ना, शर्करा आ गया, शुगर आ गया, कार्बोहाइड्रेट आ गया ना। अगला लाइपेज बदलता है किसको? वसा को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में। बात समझे? तो यहाँ देखिए, प्रोटीन का भी पाचन हो गया, कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हो गया और वसा का भी पाचन हो गया, तीनों का पाचन हो गया। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम? पुण्य पाचक। और इसका संबंध कहाँ से होता है? अग्नाशय से। तो इसलिए अग्नाशय को क्या कहा जाता है? अग्नाशय रस को क्या कहा जाता है? पुण्य पाचक। बात समझेंगे ना? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों का पाचन होता है। बताइएगा, आंतरीय रस कहाँ से निकलता है? छोटी आंत से। कहाँ से निकलता है? छोटी आंत से। बताइएगा, आंतरीय रस में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? 5 प्रकार के। बताइएगा, इरेप्सिन का क्या काम है? इरेप्सिन का क्या काम है? प्रोटीन और पेप्टोन को बदलता है एमिनो अम्ल में। प्रोटीन और पेप्टोन को बदलता है एमिनो अम्ल में। बताइएगा, माल्टोज जो है ना, माल्टोज किसको किस में बदलता है? माल्टोज को बदलता है ग्लूकोज में। बताइएगा, सुक्रोज एंजाइम जो है ना, सुक्रोज एंजाइम किसको किस में बदलता है? सुक्रोज एंजाइम सुक्रोज को बदलेगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। बस समझे? सुक्रोज बदलेगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। बताएगा, लैक्टोज जो है ना, लैक्टोज एंजाइम किसको किस में बदलेगा? हाँ, एक ग्लूकोज कॉमन रहेगा। लैक्टोज जो है ना, ग्लूकोज को बदलेगा गैक्टोज में, ग्लूकोज को बदलेगा ग्लैक्टोज में, ग्लूकोज को बदलेगा लैक्टोज को बदलेगा ग्लूकोज और गैक्टोज में, लैक्टोज को बदलेगा ग्लूकोज और गैक्टोज में। बताएगा, लाइपेज वसा को किस रूप में बदलता है? ग्लिसरीन और फैटी एसिड है। उसके लिए ताली बजा दीजिए पहले। हम बोले उधर से जवाब आ जाए,
तो गोली की रफ्तार होना चाहिए। बताइएगा आंतरिक रस प्रतिदिन कितना लीटर होता है? 2 लीटर। बताइएगा जीभ का आगे वाला भाग स्वाद कैसा होता है? मीठा। बताइए जीभ का बगल वाले भाग का स्वाद? खट्टा। बगल वाले खट्टा, पीछे वाले कड़वा। बताइएगा हमारे दांत में मोड़े की संख्या कितनी है? मोड़े का 12। मोड़े का क्या हो गया? याद रखिएगा ICPMM 21 23। आई से हो गया इंश्योर, ये ना है, हाँ सॉरी इंसीजर हो गया आई से। तो इसका कितना है कोड? कितना है? 2। तो 2 में 4 से गुना कीजिए 8 का। 2 ऊपर हो गया, 2 नीचे हो गया, बात समझे? और दोनों साइड हो गया तो 4 4 8 हो। 4 दूना 8 नहीं हुआ? तो वही तो बता रहे हैं। हाँ आगे मेरा था 4 दूना 8 हो गया, फिर बगल में हो गया नुकीला आ गया है आ गया, अब फिर हो गया ये हो गया, फिर मोरर इधर हो गया, मोरर हो गया। चलिए बताइएगा, बात समझे? तो 2 1 2 3 ICPMM, बात समझे? चलिए बताइएगा लार में जल की मात्रा कितना? 99%। एंजाइम की मात्रा 1%। बताइएगा वो यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 से 2 kg। कितना है? 1.5 से 2 kg। बताइएगा पित्त कहाँ से साबित होता है? यकृत से। कहाँ से होता है? यकृत से। बताइएगा अमोनिया को यकृत किस में बदलता है? यूरिया में। बताइएगा प्रोटीन को यकृत किस में बदलता है? कार्बोहाइड्रेट में। किस में बदलता है? कार्बोहाइड्रेट में। बताइएगा कार्बोहाइड्रेट को यकृत किस में बदलता है? वसा में। किस में बदलता है? वसा में। किस में बदलता है? वसा में। बताइएगा आप लोग फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। बताइएगा फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का काम क्या है? रक्त को थक्का बनने में मदद करना। बताइएगा हिपेरिन का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। बताइएगा हिपेरिन का क्या काम है? सही के अंदर रक्त को थक्का नहीं बनने देता है। हिपेरिन सही के अंदर रक्त को थक्का बनने नहीं देता है। बताइए मृत RBC को नष्ट कौन करता है? यकृत। कौन करता है? यकृत। बताइएगा सही के ताप बनाए रखता है कौन? यकृत। कौन? यकृत। बताइएगा जो जहर खा के मरता है उसकी जांच जो किया जाता है किसका जांच होता है? यकृत। जो पॉइजन लेता है उसका जांच जो करता है पोस्टमार्टम होता है उसमें किसका जांच करता है? यकृत में। बात समझे ना? चलिए बताइएगा पित्ताशय का आकार कैसा होता है? नाशपाती आकार का। कैसा होता है? नाशपाती आकार का। बताइएगा पित्त का पक्वाशय में गिरना किस प्रकार की क्रिया द्वारा होता है? प्रतिवर्ती क्रिया। कौन सा क्रिया? प्रतिवर्ती क्रिया। बताइएगा पित्त का pH मान कितना होता है? 7.7। बताइए पित्त में जल की मात्रा कितना होता है? 85%। ताली बजाइए पहले इसके लिए। 85%। बताइएगा पित्त में बॉयल पिगमेंट की मात्रा कितना होता है? 12%। बताइएगा पित्त का काम बताइए। अम्ल को क्षार में बदलना। और दूसरा काम है एंजाइम की क्रिया को तीव्र करना। एंजाइम की क्रिया को तीव्र करना। और वसा को इमल्सीकरण करना। वसा को यानी कि इमल्सीकरण मतलब करना मतलब तोड़ना। वसा को तोड़ना। ठीक ना? देखते हैं वसा जमा हो जाता है तो 6 पैक निकल जाता है। फैमिली पैक निकल जाता है। ठीक ना? तो लोग कहता है खाया पिया घर से है। ठीक ना? देखे ना कल हमको सब अंदर क्या कर लिए हो गया तो कहने लगा क्या सर जी इतना लट गए हैं। देखे ना कल। बताइएगा फैमिली पैक है तो सही है। बताइए बाह्य और अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? बाह्य और अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? अग्नाशय को। किसे कहते हैं? अग्नाशय को। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। और दूसरी सबसे बड़ी अग्नाशय। ठीक है एकदम। बताइएगा अग्नाशय में कितने प्रकार की कोशिका पाए जाते हैं? कौन कौन? अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका। बताइएगा ग्लूकोन का स्रवण कहाँ से होता है?
ग्लूकोन का संबंध कहाँ से होता है? अल्फा से। बताइएगा इंसुलिन का संबंध कहाँ से होता है? बीटा से। सोमेटोस्टेरिन का खोज कहाँ, सॉरी संबंध कहाँ से होता है? गामा से। सोमेटोस्टेरिन का संबंध कहाँ से होता है? गामा से। बताइएगा ग्लूकोन का काम क्या है? हाँ, ग्लाइकोजेन को पुनः ग्लूकोज में बदलना, ग्लाइकोजेन को पुनः ग्लूकोज में बदलना, ग्लाइकोजेन को पुनः ग्लूकोज में बदलना, ठीक ना। यकृत क्या कहता है? ग्लूकोज को बदल देता है ग्लाइकोजेन में, और अब ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदल के ग्लाइकोज सुनो पहले, यकृत क्या कहता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदल के स्टोर कर लेता है। बात समझे? और जब हम लोग को भूख प्यास लगल रहता है, अब भोजन नहीं मिलता है तो चलिएगा कैसे? हाँ समझे? तो वही ग्लाइकोजेन को जो है ना फटाक से बदल देता है ग्लूकोज में, और आप लोग बिना खाए पिए चलते रहते हैं। बस समझे? इसीलिए कहा जाता है जो शराबी आदमी होता है उसका सब क्या नष्ट होता है? लीवर। और लीवर का काम देख रहे हैं, लीवर आपका सही है तो सब कुछ सही है। और हम जो उतना खाते पीते हैं ना लीवर को सही करने के लिए, मैं हर काम और सब जितना अत्ता पत्ता सब जो खाते हैं ना उसका अंतिम उद्देश्य रहता है लीवर को सही करना। अगर लीवर सही है तो सब कुछ सही है। हाँ, दो अभी अबो नहीं करेगा। चलो आगे हम बढ़ते हैं। बताइएगा अग्नाशय रस में जल की मात्रा कितना होता है? 9.8%। पित्त में होगा, पित्त में 85%। हम अग्नाशय रस बोले, अग्नाशय रस में कितना होगा जल? 9.8%। बताइएगा अग्नाशय रस का पीएच मान कितना है? बताइए 7.5 से 8.3। बताइएगा अग्नाशय रस किस प्रकार का द्रव है? अम्लीय या क्षारीय? क्षारीय। देखिए HCl हो गया अम्लीय है, अब बाकी सब होगा क्षारीय। बताइएगा पूर्ण पाचक किसे कहते हैं? अग्नाशय रस को। किसे कहते हैं? अग्नाशय रस को। किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सबका, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन। क्या होते हैं? प्रोटीन। क्या होते हैं? प्रोटीन। चलिए बताइएगा इंसुलिन के अल्प सेवन से कौन सा रोग होगा? मधुमेह। बताइएगा इंसुलिन के अधिक सेवन से कौन सा होगा? हाइपोग्लाइसीमिया। कौन होगा? हाइपोग्लाइसीमिया। बताइएगा सोमेटोस्टेरिन किस प्रकार का हार्मोन है? पॉलीपेप्टाइड। पॉली शब्द कब यूज होता है समझ लीजिए, ये कभी आपको ऑप्शन सॉल्व करने में काम देगा। पॉली, जब बहुत सारे श्रृंखला मिल जाएगा ना तो पॉली शब्द आएगा। 2, 4, 5, 8 को एक ही तरह का श्रृंखला मिल जाएगा तो पॉली शब्द यूज होता है। बात समझे? पॉलीपेप्टाइड बहुत सारे प्रोटीन मिलके बनाएगा पॉलीपेप्टाइड, यानी कि जटिल होता है। क्या होता है? जटिल होता है। बताइएगा भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को कौन बढ़ाता है? भोजन के स्वांगीकरण की अवधि कौन? सोमेटोस्टेरिन। कौन बढ़ाता है? सोमेटोस्टेरिन। चलिए बताइए हृदय का भार कितना होता है? 300 ग्राम। बताइएगा रक्त परिसंचरण के कितने भाग हैं? कौन कौन? बताइएगा हृदय का वजन कितना है? 300 ग्राम। बताइएगा हृदय के 2 भाग होते हैं, वो दोनों भाग कौन कौन है? अलिंद और नीलय। बताइएगा अलिंद जो है ना बाहर होता है या भीतर होता है? बाहर होता है। अलिंद कहाँ होता है? ऊपर। सॉरी, अलिंद ऊपर होता है और नीलय भीतर होता है। चलिए बताइएगा दाएं अलिंद और दाएं नीलय को कौन जोड़ता है? त्रिवनी कपाट। बाएं अलिंद बाएं नीलय को कौन जोड़ता है? द्विवनी कपाट। कैसे याद है? दायां में ज़्यादा शक्ति तो त्रि हो गया और बायां में कम शक्ति तो द्वि हो गया। बात समझे? बताइएगा आगे, अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। एक है कौन? आगे ये हृदय समाप्त हो गया, अब आते हैं धमनी और सीरा। बताइएगा सीरा में किस प्रकार, सीरा जो है ना किस प्रकार के रक्त को लेके जाता है? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त कहाँ? बताइए सीरा जो है ना रक्त को कहाँ से कहाँ लेके जाता है? शरीर से हृदय की ओर। बताइएगा फेफड़ा से बाएं अलिंद में कौन रक्त लेके जाता है? पाल्मोनेरी सीरा। कौन लेके जाता है? पाल्मोनेरी सीरा, ठीक ना। फेफड़ा से बाएं अलिंद में कौन लेके जाएगा? पाल्मोनरी सीरा। बात समझे? काहे कि देखो जब सुनो याद
ध्यान से सुनो भैया, शरीर से रक्त कभी भी जाएगा ना तो अशुद्ध रक्त होगा। शरीर से अगर रक्त लेके जा रहा है कोई तो अशुद्ध रक्त, अगर फेफड़ा से कोई रक्त लेके जा रहा है तो वो शुद्ध रक्त। शरीर से कभी कोई भी रक्त लेके जाएगा तो अशुद्ध, और फेफड़ा से रक्त लेके जाएगा तो शुद्ध रक्त। बात समझे कि नहीं? तो शरीर से हृदय की ओर लेके जाता है सीरा, शरीर से हृदय की ओर लेके जाता है सीरा। तो शरीर से लेके गया तो कौन सा रक्त होगा? अशुद्ध रक्त। कौन सा रक्त होगा? अशुद्ध रक्त। बात समझे कि नहीं? अब फेफड़ा से बाएं अलिंद, समझ याद, फेफड़ा से गया तो कौन सा रक्त? फेफड़ा से गया तो कौन सा शुद्ध? सुनो सुनो सुनो, कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा, ध्यान से हमको सुन लो, कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा। फेफड़ा से गया कौन सा रक्त? अब फेफड़ा से गया तो कहाँ जाएगा? अलिंद में जाएगा या नीले में? सबसे बड़ी बात सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। फेफड़ा से जाएगा तो कौन सा रक्त? शुद्ध। फेफड़ा से जाएगा तो एकदम क्लियर हो गया शुद्ध। तो शुद्ध रक्त जो है ना हमेशा जाएगा बाएं भाग में, शुद्ध रक्त हमेशा जाएगा बाएं भाग में, शुद्ध जाएगा बाएं, अशुद्ध जाएगा दाएं। तो इसीलिए फेफड़ा से जाएगा बाएं अलिंद में, फेफड़ा से जाएगा बाएं अलिंद में, यानी ये पाल्मोनेरी शिरा जो है, पाल्मोनेरी शिरा जो है शुद्ध रक्त लेके जाता है फेफड़ा से बाएं अलिंद में, फेफड़ा से बाएं अलिंद में। बात समझे कि ना? फेफड़ा से बाएं अलिंद में, फेफड़ा से बाएं अलिंद में। अगला क्वेश्चन, हृदय से शरीर की ओर रक्त के लेके जाता है? हृदय से गया, हृदय से गया तो हृदय से गया तो धमनी, हृदय से गया तो हाई, शरीर से जाएगा तो शिरा, 100 से शरीर 100 से शिरा। बात समझे कि नहीं? शरीर से हृदय की ओर शिरा और हृदय से शरीर की ओर धमनी। अब धमनी कैसा रक्त लेके जाता है? शुद्ध रक्त। कैसा रक्त? शुद्ध रक्त। कैसा रक्त? शुद्ध रक्त। लेकिन आएगा पूछ देगा पाल्मोनेरी धमनी, पाल्मोनेरी धमनी कैसा रक्त? अशुद्ध। पाल्मोनेरी धमनी अशुद्ध, पाल्मोनेरी धमनी अशुद्ध रक्त। तो अशुद्ध रक्त है कहाँ से जाएगा? शुद्ध रक्त गया बाएं भाग से, शुद्ध रक्त गया बाएं भाग से, तो अशुद्ध रक्त जाएगा दाएं भाग से, ठीक ना? तो दाहिने नीले से, दाहिने नीले से, दाहिने नीले से कहाँ जाएगा? फेफड़ा की ओर, बाएं। बात समझेंगे ना? दाहिने नीले से फेफड़ा की ओर। चलिए बताइएगा, हृदय से मांसपेशियों की ओर रक्त कौन लेके जाता है? कोरोनरी धमनी। कौन लेके जाता है? कोरोनरी धमनी। हृदय से मांसपेशियों की ओर कौन लेके जाता है? कोरोनरी धमनी। हृदय से मांसपेशी की ओर कोरोनरी धमनी। अब बताइएगा, हार्ट अटैक जो आता है किस में रुकावट आने पे? यही कोरोनरी धमनी में रुकावट आने पर। बताइएगा, हृदय धड़कन, हृदय धड़कन की तरंग प्रारंभ होती है कहाँ से? साइनो-ऑरिकुलर नोड से। हाँ, जिसको शॉर्ट में कहेंगे SAN। हृदय धड़कन की तरंग प्रारंभ होती है कहाँ से? साइनो-ऑरिकुलर नोड, जिसको शॉर्ट में कहेंगे SAN। बताइएगा, मानव शरीर का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। 120 क्या? 80 क्या? Hg। बताइएगा, 120 mm को क्या कहते हैं? सिस्टोलिक। और 80 Hg को क्या कहते हैं? डायस्टोलिक। क्या कहते हैं? डायस्टोलिक। बताइएगा, साइनो-ऑरिकुलर नोड कहाँ स्थित रहता है? साइनो-ऑरिकुलर नोड कहाँ स्थित रहता है? दाहिने अलिंद में। कहाँ रहता है? दाहिने अलिंद में। कहाँ स्थित रहता है? दाहिने अलिंद में। बताइएगा, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है? थायरोक्सिन और एड्रेनलिन। ध्यान से सुनिएगा, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला कौन है? थायरोक्सिन और एड्रेनलिन। और थायरोक्सिन कहाँ रहता है? थायराइड ग्लैंड में। और ये किससे संबंधित है? नमक से। इसीलिए जो हृदय का जो रोगी रहता है उसको जो नमक ज़्यादा खाने नहीं करता है, काहे कि थायरोक्सिन की मात्रा, थायरोक्सिन का क्रिया क्या होगा? बढ़ जाएगा। बात समझे? हाँ, बात है, इसीलिए नमक रुकता है, ठीक ना? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है? थायरोक्सिन और एड्रेनलिन। बताइएगा, लसिका ऊतक किस दिशा में गति करता है? एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, केवल हृदय की ओर। लसिका ऊतक एक ही दिशा में गति करता है, केवल हृदय की ओर, केवल हृदय की ओर। बताइएगा, लिम्फ नोड का क्या कार्य है?
ये छन्ने की तरह काम करता है। कौन सी की तरह? छन्ने की तरह। लिम्फ नोड क्या काम करता है? छन्ने की तरह। जैसे हो गया धूल कण, जीवाणु, कैंसर की कोशिकाएं इत्यादि वो क्या करता है? फंसा लेता है। ठीक ना, धूल कण हो गया, जीवाणु हो गया, कैंसर कोशिका हो गया, ये सब वो फंसा लेता है। कौन? लिम्फ नोड। बताइएगा उत्सर्जी अंग कौन कौन है? त्वचा, यकृत, फेफड़ा, वृक्क। हाँ, उत्सर्जी अंग हो गया, त्वचा हो गया, यकृत हो गया, सब जानता है। लिवर भी है और फेफड़ा भी है। आदमी कन्फ्यूज हो जाता है एग्जाम में। बस समझे? किडनी हो गया, किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया, त्वचा हो गया और वृक्क और किडनी एक ही हो गया, और लिवर को ही कहेंगे यकृत। बस समझे कि नहीं? 4 हो गया, किडनी हो गया, त्वचा हो गया, लिवर हो गया, फेफड़ा हो गया। बताइएगा किडनी के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या कहते हैं? किडनी के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। बताइएगा किडनी का वजन कितना होता है? 140 ग्राम। बताइएगा किडनी के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? मेडुला। मतलब किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। लगभग किडनी में जो ना 13 लाख के आसपास जो नेफ्रॉन है, 1,30,000 सॉरी 1,30,000 जो है ना न्यूरॉन कोशिकाएं हैं। 1 करोड़ 1 करोड़। अब बढ़िया से कर लिए ना। 1 करोड़ 30 लाख। चलिए बताइए नेफ्रॉन में प्याली नुमा संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? बोमेन संपुट। क्या कहते हैं? बोमेन संपुट। बताइएगा वृक्क जो है ना, किडनी जो है प्रति मिनट कितने रक्त का स्कंदन करती है, छांकता है? प्रति मिनट 125 मिलीलीटर। हाँ, प्रति मिनट 125 मिलीलीटर। बस समझे? लेकिन एक दिन में जो है ना किडनी जो है ना प्रति मिनट कितने रक्त को साफ करता है? 125 मिलीलीटर। बस समझे? प्रति मिनट, हर मिनट। लेकिन पूरे दिन में जो है ना 180 लीटर रक्त को साफ करता है। बस समझे कि नहीं? हाँ, मूत्र में जो है ना प्रतिदिन जो है ना कितना मूत्र का सेवन करते हैं हम लोग? हमारे शरीर में कितना? हाँ, लगभग 1.5 लीटर। याद रखिएगा प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण होता है हमारे शरीर में। बताइएगा मूत्र में जल की मात्रा कितना होता है? 95%। कितना? 95%। और लवण की मात्रा 2%। लवण की मात्रा 2%। और लवण हो गया 2%। लवण हो गया 2%। यूरिया हो गया 2.7%। और यूरिक कम हो गया 0.3। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा जल हो गया कितना? मूत्र में जल हो गया कितना? 95। जल हो गया 95। यूरिया हो गया 2.7। जल हो गया 95। यूरिया हो गया 2.7। यूरिया हो गया 2.7। यूरिया हो गया 2.7। यूरिया हो गया 2.7। और लवण हो गया 2। लवण हो गया 2। लवण हो गया 2। और यूरिक अम्ल हो गया 0.3। 4 हो गया। फिर से सुन लो, जल हो गया कितना? जल हो गया 95। यूरिया हुआ? यूरिया हो गया 2.7। यूरिया हो गया 2.7। और उसके बाद क्या आएगा? लवण हो गया कितना? लवण हो गया 2%। यूरिक अम्ल कितना? 0.3। चलिए हो गया। बताइएगा सीबम। सीबम जो है ना का श्रवण कहाँ से होता है? कौन सी ग्रंथि से होती है? सीबम का जो है ना श्रवण कौन सी ग्रंथि से होती है? तेलीय ग्रंथि से। ये त्वचा में पाया जाता है। तो हाँ, सीबम लिखा है वहाँ, देखो तो सीबम होगा। सीरम हुआ त्वचा में, सीरम नहीं होता है। तो रक्त में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल के जो बचता है ना उसे कहते हैं सीरम। वो अलग चीज़ हो गया। तब त्वचा में से, रक्त में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लेंगे ना, जो बचता है उसे को कहते हैं सीरम कहते हैं। इस सीबम है, ये दूसरा चीज़ है। ठीक ना। तेलीय ग्रंथि। सीबम का श्रवण कहाँ से होता है? तेलीय ग्रंथि से। ये पसीना का जो श्रवण होता है वो कहाँ से होता है? किस ग्रंथि से होता है? स्वेद से। स्वेद ग्रंथि से। स्वेद ग्रंथि से त्वचा का, हाँ, पसीना का श्रवण होता है स्वेद ग्रंथि से। और तेलीय ग्रंथि या स्वेद ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? त्वचा में। कहाँ पाया जाता है? त्वचा में। बताइएगा बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति और ऐच्छिक गति
इस सब को नियंत्रण कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है? सेरेब्रम, बुद्धिमत्ता। सुनो पहले, बुद्धिमत्ता सुनो पहले, बुद्धिमत्ता, स्मृति ज्ञान, बुद्धिमत्ता हो गया, स्मृति ज्ञान हो गया, इच्छा शक्ति हो गया। इसीलिए जो बहुत तेज रहता है उसका इच्छा शक्ति भी ढीन रहता है, ठीक ना? बात समझे? तो इच्छा स्मृति ज्ञान उसको ज़्यादा याद भी रहता है। इस सब का नियंत्रण कौन करता है? सेरिब्रम। कौन? सेरिब्रम, सेरिब्रम, ठीक ना? बताइएगा। हाँ, सेरिब्रम, सेरिब्रम, ठीक ना? चलिए बताइएगा। हम लोग को ठंडा लगता है, गर्म लगता है, हाँ? थैलेमस, थैलेमस, ठंडा गर्म और दर्द, हाँ? जो टीचर मारता है तो दर्द होता है, थैलेमस। कौन एक्टिव होता है? हाँ हाँ, कौन होता है? थैलेमस ग्रंथि, हाँ? जो ठंडा लग रहा है हमको, सही को कौन बताता है? थैलेमस, ठीक ना? गर्म लग रहा, हाँ हाँ हाँ, बताइएगा। अब देखो, किसी को प्यास लग रहा है, भूख, प्यास, प्यार, घृणा, ये सब जो होता है हाइपोथैलेमस। यानी कि जो हमारे दैनिक हम जो दूसरे, जैसे हो गया, हाँ हाँ, खुशी हो गया, गुस्सा हो गया, प्यार हो गया, और क्या कहते हैं, भूख हो गया, प्यास हो गया, ये सब किससे हो गया? हाइपोथैलेमस। बस समझे? भूख लग रहा है तो यानी कि आपको हाइपोथैलेमस बता रहा है एक्टिव होके, हाँ हाँ, भूख लग गया है, प्यास लगा है तो हाइपोथैलेमस बताएगा हो प्यास लग गया है। अब प्यार होगा तो कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। कहने की जरूरत नहीं है, ठीक ना? अब किसी को घृणा नफरत होगा तो कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। है उस नफरत हो रहा है तो आप नफरत, अगर किसी आपको नफरत कंट्रोल करना है तो हाइपोथैलेमस को कंट्रोल कर लो, हाँ। तो नफरत होना कम हो जाएगा, हाँ? बताइएगा। दृष्टि और श्रवण शक्ति को, दृष्टि और श्रवण शक्ति को कंट्रोल कौन करता है? कार्पोरेरा क्वाड्रिजेमिया, कार्पोरेरा क्वाड्रिजेमिया। दृष्टि और श्रवण शक्ति, दृष्टि मतलब देखना और श्रवण मतलब सुनना, देखना और सुनना। कार्पोरा और क्वाड्रिजेमिया, हाँ हाँ हाँ, चलेगा, उतना नाम है, क्वाड्रिजेमिया हो गया ना? हाँ, देखना और सुनना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया। बताइएगा। मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है कौन? सेरिब्रम पेडिकल। मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता कौन है? सेरिबल पेडिकल। कौन? सेरिबल पेडिकल। बात समझे ना? हाँ, मस्तिष्क के अन्य भाग को, मस्तिष्क के अन्य भाग को मेरुरज्जु से जोड़ता कौन है? सेरिबल पेडिकल, सेरिब्रम पेडिकल। बात समझे ना? मस्तिष्क के अन्य भागों को सेरिब्रम से जोड़ता है कौन है? समझे? सेरिब्रम पेडिकल, सेरिब्रम पेडिकल। पर मस्तिष्क के सबसे पीछे वाला भाग को क्या कहते हैं? मेडुला ऑप्टेला, ठीक ना? मस्तिष्क के सबसे पीछे वाला भाग को क्या कहते हैं? मेडुला ऑप्टेला, याद रखना ना, मेडुला ऑप्टेला। हाँ, पीछे सब यहाँ नहीं कहते हैं, पीछे मत मारो, हाँ? तो छोटा दिमाग होता है, मेडुला ऑप्टेला। हाँ, आगे बताएंगे। देखो, ब्लड प्रेशर, आहार नाल के कर्मानुकुचन, ग्रंथि संवन, हृदय की धड़कन, श्वसन का नियंत्रण, ये सब कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा लिखल है, हाँ, लेकिन अब याद रखिएगा मेडुला ऑप्टेला, बोलने में आसानी हो रहा है, ठीक ना? ऑब्लांगेटा ही है, मेडुला ऑब्लांगेटा, लेकिन हम बोलते हैं मेडुला ऑप्टेला। हाँ हाँ, मेडुला, हाँ, एक के होता है, मेडुला एक के को ही है, सिर्फ मेडुला है, ठीक ना? क्या क्या करेगा? ग्रंथि संवन, हृदय की धड़कन, हाँ, श्वसन का नियंत्रण, उपापचय, ठीक ना? ये देखो, ये सुनो पहले, जो भी काम होगा ना जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, हाँ, जैसा ये सब काम जो हम लोग कंट्रोल नहीं करते, धड़कन को हम रोक सकते हैं, मेरे बस में है, हाँ, श्वसन का नियंत्रण हम कर सकते हैं, तो ये सब हो गया मेडुला। अभिषेक जी के लिए पहले प्यार से ताली बजा दीजिए आपको, हम भी बजा देते हैं, मेरा ताली का आवाज़ सबसे ज़्यादा होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क के पीछे कौन होता है? मेडुला, और मेडुला के पीछे होता है मेरुरज्जु। मस्तिष्क के पीछे और उसके पीछे मेरुरज्जु, ठीक ना?
बताइएगा कपाल में कितनी जोड़ी तंत्रिका कोशिका होती है? हाँ 12, कपाल में 12 और मेरुरज्जु में 31 जोड़ी। बस समझे, कपाल में 12 जोड़ी, कपाल में 12 जोड़ी और मेरुरज्जु में 31 जोड़ी। बताइएगा प्रतिवर्ती क्रियाओं को खोज किसने किया? मॉर्सर हॉल। प्रतिवर्ती क्रियाओं को किसने खोजा? मॉर्सर हॉल। बताइएगा मस्तिष्क की अस्थि किस खोल में रहता है? मस्तिष्क हाँ केनियल खोल में। मस्तिष्क की जो हड्डी होता है किस में रहता है? केनियल में। मस्तिष्क की अस्थि जो है ना किस खोल में रहता है? केनियल में। बताइएगा मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। बताइएगा खोपड़ी में कितने हड्डी? 29। खोपड़ी में हो गया 29। खोपड़ी में 29। कपाल हो गया 8, चेहरा हो गया 14, कान हो गया 6, हाइट हो गया 1। समझे? पूरा खोपड़ी में हो गया 29, कपाल हो गया 8। ठीक ना? हाँ 29 खोपड़ी में 29। खाली स्कल का बात किया जा रहा है। हाँ ऊपर में होता है ना। हाँ देखो तुम देखो सर न्यूरॉन छोड़ दिए सर, इधर तो है। वो ओथी वाला चीज नहीं ना है। कितना हुआ रे? हाँ टाइम कितना हो रहा है? 3 रहने दो, बंद करो।